हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी और उस एल्गी का नाम है वाउचेरिया। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी एल्गी पढ़ी है, जैसे कि नोस्टॉक पढ़ा है, ऑसिलेटोरिया पढ़ा है, वॉल्वॉक्स पढ़ा है, कारा पढ़ा है। और आज हम लेंगे वाउचेरिया और इसमें हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक तो कवर करेंगे इसका थैलस स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हम इसमें देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो चीज़ें आज हम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। बच्चों, वाउचेरिया जो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है क्लोरोफाइसी को। ऑर्डर इसका है साइफोनेल्स और फैमिली है साइफोनेसी। अब जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको 2 से 3 स्पीशीज़ के नाम हमेशा याद रखने चाहिए। यहाँ पे मैंने 5 स्पीशीज़ के 4 स्पीशीज़ के नाम दिए हैं, लेकिन 2 स्पीशीज़ जो आपके लिए याद रखने में आसानी होगी वो है, एक तो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ जिसका पूरा है नाम वाउचेरिया टेरेस्ट्रिस, और दूसरा है एम्फीबियस स्पीशीज़ यानी कि वो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट में मिलेगी, और उस स्पीशीज़ का नाम है वाउचेरिया एम्फीबिया। वैसे देखा जाए तो वाउचेरिया की मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ कैसी हैं, फ्रेश वाटर में मिलती हैं, यानी कि ऐसे पानी में जिसमें कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है। तो आपको टेरेस्ट्रियल और एम्फीबियस 2 स्पीशीज़ के नाम याद रख लो, ये सफिशियंट है, वाउचेरिया टेरेस्ट्रिस और वाउचेरिया एम्फीबिया। अब आगे बात करते हैं जब इसके थैलस की। तो बच्चों, अक्सर होता क्या है कि हमारा सिलेबस जो है वो इतना ज़्यादा वास्ट होता है कि हमें बहुत सारे मैटर को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो बेटर होगा कि अगर हम डायग्राम को याद रख लें तो हम काफ़ी चीज़ें पॉइंट्स अपने आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाउचेरिया की बात की जाए और ये डायग्राम आपको ध्यान है वाउचेरिया का, थैलस का, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे कि ये जब आप ये थैलस देख रहे हैं तो इसमें आपको ब्रांचिंग नज़र आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। जैसे कि ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। तो पहला वर्ड क्या आ गया कि थैलस कैसा है? ब्रांच्ड है। दूसरी बात क्या है, इसमें ये जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स क्या है? ये है न्यूक्लियाई है। तो इसीलिए अब आप यहाँ देखो, न्यूक्लियस केवल एक ही है क्या? नहीं, बहुत सारे हैं न्यूक्लियस। तो उस कंडीशन को हम क्या कह देंगे? सिनोसिटिक। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो ये है कि इसका थैलस कैसा होता है? साइफोनेशियस टाइप का। यहाँ पर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो पूरे सिलेबस में से होता है, उसमें पूछा जाता है कि नेम अ एल्गा विच इज साइफोनेशियस थैलस। तो आपका आंसर क्या होगा? वाउचेरिया। साइफोनेशियस का मतलब होता है साइफन के जैसे, ट्यूब के जैसे। अब देखो, यहाँ पे इसके ट्यूब लाइक ब्रांच है, ये भी ट्यूब लाइक ब्रांच है, तो ये कैसा है? साइफन। साइफन या ट्यूब एक ही बात होती है। तो वाउचेरिया का जो थैलस होता है वो कैसा होता है? साइफोनेशियस होता है। अब आप इस पूरी इमेज को देखिए तो आपको सेप्टा नजर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैसे जो फिलामेंट्स हैं वो कैसे हैं? एसेप्टेट है। लेकिन सेप्टा का फॉर्मेशन होता है कब? जबकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि एंथ्रीडियम और oogoनियम का फॉर्मेशन जब होगा तब सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मुझसे कहा जाए कि वाउचेरिया के बारे में कुछ थैलस स्ट्रक्चर के बारे में लिखिए, तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि इसका थैलस कैसा होता है? साइफोनेशियस। दूसरा कैसा होता है? ब्रांच्ड। तीसरा सिनोसिटिक, और चौथा एसेप्टेट। और बाद में आप मेंशन करेंगे कि इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन कब होता है? जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि एंथ्रीडियम और oogoनियम बनते हैं, तब सेप्टा बनते हैं। अब एक खास बात, आपको वाउचेरिया की एक स्पीशीज और याद रखनी पड़ेगी। और वो क्यों याद रखनी पड़ेगी? क्योंकि उसमें जो फिलामेंट होते हैं वो होते हैं सेप्टेट। वैसे सब सारी स्पीशीज में एसेप्टेट होते हैं, लेकिन वाउचेरिया सूडोहेमेटा जो है उसमें फिलामेंट्स जो होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। तो इस पे से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। और साथ ही साथ ये जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है वहां पर ये किसके थ्रू अटैच रहेगी? राइजोइड्स के थ्रू अटैच रहेगी, जिसको हेप्टेरॉन्स भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो थैलस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब आप थैलस स्ट्रक्चर लिखेंगे या डिस्क्राइब थैलस स्ट्रक्चर और वाउचेरिया आता है तो ये अंडरस्टूड है कि डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। समझ में आ गई बात? अब हम देखेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चों कि जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखो, जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे तो देखो, सबसे बाहर तो क्या हो गई? सेल वॉल हो गई। अब ये जो सेल वॉल होती है ये भी क्या होती है? 2 लेयर्स की होती है। बाहर वाली जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है पैक्टिन की। अंदर वाली जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और सेंटर में आपको मिलेगी एक वैक्यूल, जिसको आप क्या नाम देंगे? सेंट्रल वैक्यूल। जैसे ही वैक्यूल कह दिया
तो अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए कि इस वैक्यूल में क्या भरा रहता है, सेल सैप भरा रहता है। और सेल सैप में क्या क्या कंटेंट आपको मिलेंगे, एक तो आपको मिलेंगे लिपिड्स, दूसरा आपको मिलेंगे कुछ क्रिस्टल्स और तीसरा आपको मिलेंगे डीजेनरेटेड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ कैसे हम आंसर स्टार्ट करेंगे, द वॉल ऑफ द फिलामेंट इज थिन एंड लैक्स इलास्टिसिटी। आउटर लेयर किसकी हो गई, पैक्टिन लेयर हो गई, इनर हो गई सेलुलोसिक हो गई, जो अभी मैंने आपको बताया। फिर सेंट्रल में ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है ये क्या है, ये सेंट्रल वैक्यूल है। इस सेंट्रल वैक्यूल में आपको मिलेगा क्या, सेल सैप मिलेगा, और सेल सैप में ये सब चीजें होंगी, लिपिड्स, डीजेनरेटेड क्लोरोप्लास्ट और क्रिस्टल्स होंगे। फिर हम देखेंगे कि अब जो सेंटेंस मैं बोलने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। ये तो है जो इसकी, ये तो है सेंट्रल वैक्यूल, ये है सेल वॉल। इन दोनों के बीच में इस जगह पे क्या मिलेगा आपको, इस जगह पे मिलेगा आपको प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब दो चीज़ें मिलेंगी इस प्रोटोप्लास्ट में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ है उसमें न्यूक्लियाई और दूसरी चीज़ है इसमें क्रोमेटोफोर। अब आप कहोगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो सब में मिलता है, लेकिन न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर के बारे में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी पोजीशन सेंटर की तरफ, यानी यहाँ पे ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो छोटे छोटे गोले बना रही हूँ चिन्नी मिन्नी से, ये क्या है, न्यूक्लियाई। इनकी लोकेशन, इनकी पोजीशन याद रखना जरूरी है कि ये सेंटर की तरफ होते हैं। और क्रोमेटोफोर जो थोड़े से आपको बड़े सर्कल्स दिख रहे हैं वो क्या है, क्रोमेटोफोर वो पेरीफेरी की तरफ होते हैं। ये पोजीशन बिल्कुल अच्छे से याद रखना, न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ होंगे और ज़्यादा है, सिनोसिटिक कंडीशन है, और क्रोमेटोफोर पेरीफेरी की तरफ हो गए। समझ में आ गई बात। अब जब एल्गी है, क्लोरोफाइसिक मेंबर है, तो क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि क्लोरोफिल ए तो क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट है। इसके अलावा क्लोरोफिल ई और कैरेटिनॉइड्स और जेंथोफिल इसमें मिलेंगे। यहाँ पर से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाउचेरिया में मिलने वाले पिगमेंट्स बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल ए, ई, कैरेटिनॉइड्स और जेंथोफिल। क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है। और दो चीज़ यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि वाउचेरिया को हम साइफोनेल्स ऑर्डर में रखते हैं, लेकिन साइफोनेल्स ऑर्डर में रखने के बावजूद भी इसमें ये जो दो पिगमेंट्स हैं, साइफोनिन और साइफोनोजेंथिन, ये नहीं मिलते। यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और रिजर्व फूड मटेरियल इसमें क्या होता है, ऑयल, यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। सबसे पहली बात, अगर ये पूछा जाए साइफोनेशियस एल्गी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा वाउचेरिया। दूसरी बात, इसमें मिलने वाले पिगमेंट्स कौन से हैं, तो ये सब आप बताएंगे, क्लोरोफिल ए, ई, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल। तीसरी चीज, साइफोनेल्स ऑर्डर में रखने के बाद कौन से पिगमेंट्स नहीं मिलते, तो साइफोनेन और साइफोनोजेंथिन का नाम याद रखना है। और रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ऑयल है, ये चीज आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट सेंटेंस और थैलस स्ट्रक्चर के बारे में, पूरा थैलस स्ट्रक्चर अगर आता है तो आपको एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों चीजें विद डायग्राम आपको बतानी होंगी। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। 3 तरह का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैं ये इस तरीके से थैलस बनाती हूँ, तो आप ये एक ब्रांच है, ठीक है। अब ये ब्रांच किसी भी वजह से, मैकेनिकल इंजरी की वजह से सेपरेट हो गई इस थैलस से, तो ये डिवाइड करेगी, रीडिवाइड करेगी और नया थैलस बना लेगी। इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंट्स में टूटना। ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। दूसरा जो रिप्रोडक्शन आता है वो आता है एसेक्सुअल, जो 3 तरह से होता है, ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर और अराकाइनेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ज़ूस्पोर का समझ में आ गया तो एप्लानोस्पोर समझ में आ जाएंगे और अराकाइनेट भी समझ में आ जाएंगे। इसलिए ज़ूस्पोर से कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली बात, जो ज़ूस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वाउचेरिया की उन स्पीशीज़ में होता है जो क्या कैसी होती है, एक्वेटिक होती है, ठीक। अब ज़ूस्पोर इसमें होते कैसे हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। बनते कहाँ हैं, बनते हैं ज़ूस्पोरेंजियम में। और ज़ूस्पोरेंजियम कहाँ बनेगी, फिलामेंट के टिप पर। यानी कि अगर मैं थैलस ड्रॉ करूँ और ये इस तरीके से बनाऊँ और ये इस तरीके से बनाऊँ, तो ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट, एक मैंने फिलामेंट लिया, इसका टिप क्या हुआ, इसका टिप हुआ, ये वाला टिप हुआ। यहाँ पर ज़ूस्पोरेंजियम बनेगी और ये किस तरह का, इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा क्लब शेप, मुगदर के आकार का। अब होगा क्या कि यहाँ पर बन जाएगा एक सेप्टा, जिससे कि ये सेपरेट हो जाएगी किससे, बाकी के थैलस से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि यहाँ पर
मैंने क्या बताया था कि क्या मिलती है, एक सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलती है। वो सेंट्रल वैक्यूल क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी, धीरे धीरे उसका साइज छोटा हो जाएगा। अब आप खुद ही सोचो कि सेंट्रल वैक्यूल में क्या भरा रहता है, सेल सेप। जब वो वैक्यूल सेल सेप कम होता जाएगा तो इस फिलामेंट का कलर कैसा होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। आप एक बार सोचो कि कोई भी चीज़ अगर मान लो कोई कलर है, उसमें अगर आप पानी मिलाते हो तो पानी मिलाने पे क्या होता है, वो लाइट होता जाता है। अब जब वो वैक्यूल डिसअपियर हो रही है जिसमें कि सेल से भरा हुआ है, वो जब उसका साइज कम होता जा रहा है तो ये किस कलर की हो जाएगी, ये डार्क ग्रीन कलर की हो जाएगी। और जो टिप है फिलामेंट का वो कैसा हो जाएगा, क्लब शेप हो जाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। और यहाँ पे फिर क्या होगा, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी आपको कहा था कि लोकेशन ध्यान रखना न्यूक्लियाई की और क्रोमेटोफोर की। अब तक क्या चीज़ देखी थी हमने, अब तक हमने ये देखा था कि जो न्यूक्लियस हैं वो तो कहाँ थे, सेंटर की तरफ थे, और क्रोमेटोफोर कहाँ थे, क्रोमेटोफोर पेरीफेरी की तरफ थे। तो अब क्या होता है बेटा कि रिवर्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि लोकेशन, इनकी जो पोजीशन है वो उल्टी हो जाती है। यानी कि वो न्यूक्लियाई जो पहले कहाँ थे, सेंटर की तरफ थे, वो अब पेरीफेरी की तरफ चले जाते हैं, और क्रोमेटोफोर कहाँ आ जाते हैं, अंदर की तरफ आ जाते हैं। साथ ही साथ इन सबके चाप जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और फ्लैजिला डेवलप हो जाएगी। अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं तो सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ये फिलामेंट था, इस फिलामेंट, ये जो फिलामेंट की ये टिप थी, एक ही फिलामेंट बना रही हूँ, थैलस नहीं बना रही हूँ मैं यहाँ पे क्या हुआ कि सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया। जो पहले मान लीजिए ये सेंट्रल वैक्यूल थी, वो सेंट्रल वैक्यूल डिसअपियर हो गई। अब जो न्यूक्लियस थे वो कहाँ चले गए, वो पेरीफेरी की तरफ चले गए। ये देखो, ये पेरीफेरी की तरफ आ गए। और जो क्रोमेटोफोर थे वो क्रोमेटोफोर कहाँ आ गए, सेंटर की तरफ आ गए। जितना भी प्रोटोप्लास्ट था इस जगह पर, वो सारा का सारा प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो गया, प्लस हर न्यूक्लियस से के आगे से 2 फ्लैजिला डेवलप हो गई। दोनों फ्लैजिला का साइज क्या होगा, अनइक्वल होगा, एक साइज छोटा, एक का साइज छोटा, एक का साइज बड़ा होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या होगा बेटा कि ये जो पूरा बना था स्ट्रक्चर जिसको आप ज़ूस्पोरेंजियम कह रहे हैं, यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, पोर बन जाएगा, एक अपर्चर क्रिएट हो जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर वो का वही रहा, यानी ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये सब फ्लैजिला है, ये सब चीज़ें वो की वो ही रही। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर एक अपर्चर बन जाएगा, और उस अपर्चर से ये पूरा का पूरा जो जू स्पोर है, ये पूरा एक ही जू स्पोर है। चूंकि इसमें बहुत सारी फ्लैजिला है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी फ्लैजिलेटेड। जो यहाँ पे अपर्चर बना, उस अपर्चर से ये जो जू स्पोर है ये बाहर आ जाएगा। चूंकि इसमें बहुत सारी न्यूक्लियस है, बहुत सारी फ्लैजिला है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, सिंजूस्पोर नाम देंगे, जिसमें कोई आई स्पॉट और पायरिनॉइड नहीं होगा। अब क्या होगा, ये जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट करके क्या कर देगा, ये नया थैलस बना देगा। समझ में आई बात। तो जब आप अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे कि ज़ूस्पोर्स के थ्रू कैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहले तो लिखना होगा कि ये किस में मिलेगा, ज़ूस्पोर से जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, एक्वेटिक स्पीशीज़ में। दूसरी बात, ज़ूस्पोर बनते कहाँ हैं, ज़ूस्पोरेंजियम में। ज़ूस्पोरेंजियम कहाँ बनती है, फिलामेंट के टिप पर। कैसे बनती है, बाय द, किस शेप की होती है, क्लब शेप की होती है। क्या चीज़ बन जाती है, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि ये बाकी फिलामेंट से थोड़ी सेपरेट हो जाती है। फिर जो सेंट्रल वैक्यूल है, वो सेंट्रल वैक्यूल क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, और ये कैसा हो जाएगा, डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा। प्लस आपको मेंशन करना होगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ अलग से, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर है उसका रिवर्शन होगा। रिवर्शन का मतलब इनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ थे पेरीफेरी की तरफ आ जाएंगे, क्रोमेटोफोर जो पेरीफेरी की तरफ थे सेंटर की तरफ आ जाएंगे, और क्या हो जाएगा, हर न्यूक्लियस से क्या डेवलप हो जाएगा, फ्लैजिला डेवलप हो जाएगी, जो कैसी होगी, अनइक्वल साइज की होगी। फिर क्या होगा, अनइक्वल फ्लैजिला। और फिर क्या होगा कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। फिर प्रोटोप्लास्ट श्रिंक, फिर उसके बाद क्या होगा कि अपर्चर बनेगा। कहाँ पे अपर्चर बनेगा, अपर्चर बनेगा एंटीरियर एंड पर, और ये जो ज़ूस्पोर है वो बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर वो रेस्ट करेगा, बाद में जर्मिनेट करेगा और नया थैलस बना लेगा। तो इस तरीके से ज़ूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वाउचेरिया में।
अब बात करते हैं अपन एप्लानोस्पोर्स के थ्रू कैसे होता है, और ये सारे डायग्राम आपको मेंशन करने होंगे जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया डिस्क्राइब करेंगे जूस्पोर के थ्रू। तो आपको ये जो ABCDE ये पांचों डायग्राम आपको बनाकर आने होंगे। और खास तौर पे ध्यान देना, सिन जूस्पोर्स पर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिन जूस्पोर क्या होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, एक SPORES, आपका आंसर क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स ऑफ वाउचेरिया आर नोन एज सिंजूस्पोर। और ये डायग्राम अगर टाइम है आपके पास तो आप जरूर से बना दीजिएगा। अब बात करेंगे एप्लानोस्पोर्स के थ्रू कैसे होता है। अंतर केवल इतना आएगा कि जूस्पोर्स कहाँ बन रहे थे, एक्वेटिक में। एप्लानोस्पोर कहाँ बनेंगे, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में। जूस्पोर कहाँ बन रहे थे, जूस्पोरेंजियम में। तो एप्लानोस्पोर कहाँ बनेंगे, एप्लानोस्पोरेंजियम में। वहाँ पे भी क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा था, यहाँ पे भी क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। वहाँ पर भी जो वेजिटेटिव ब्रांच के टिप पे बन रही थी जूस्पोरेंजियम, यहाँ पर भी वेजिटेटिव ब्रांच के टिप पे बनेगी एप्लानोस्पोरेंजियम। वहाँ पे भी ट्रांसफर सेप्टा बन रहा था, यहाँ पर भी बनेगा। लेकिन अंतर क्या होगा कि वहाँ पे फ्लैजिला डेवलप हो रही थी, वहाँ यहाँ पर फ्लैजिला डेवलप नहीं होगी। यहाँ पे एक सिंगल मल्टी न्यूक्लिएट एप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन होगा जो एपिकल एंड से निकलेगा। देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये क्या हुआ, ये फिलामेंट है, ये जो बनी ये एप्लानोस्पोरेंजियम कहलाई, वही सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ। कोई यहाँ पे फ्लैजिला का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अपेक्स पर केवल एक अपर्चर बनेगा जिससे ये एप्लानोस्पोर जो है बाहर निकल आएगा, जर्मिनेट करेगा और नया थैलस बना लेगा। अब तीसरा जो टाइप था वो था एकाइनिड्स के थ्रू। अब देखो, जो वाउचेरिया में हमने दो चीज़ें देखी, एक्वाटिक स्पीशीज़ में जूस्पोर के थ्रू हो रहा था और जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ है उनमें एप्लानोस्पोर्स के थ्रू हो रहा था। एकाइनिड बहुत बढ़िया है कि जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों ही स्पीशीज़ में क्या मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाउचेरिया में एकाइनिड्स के थ्रू होगा। यानी ये एकाइनिड्स के थ्रू दोनों तरह की स्पीशीज़ में आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एकाइनिड्स का फॉर्मेशन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा ड्रॉट की कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, तब इस अकाइनिड्स का फॉर्मेशन होता है। होगा कैसे, अकाइनिड बोलो, सिस्ट बोलो या हिप्नोस्पोर्स बोलो, ये एक ही बात है। अब ये होता कैसा है इसको डायग्राम के थ्रू समझो। जैसे कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा फिलामेंट बनाया गया है, ठीक है। ये मान लो ये एक फिलामेंट मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो ये फिलामेंट क्या होगा बच्चों कि ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। और हर पार्ट के चारों तरफ क्या बन गई, एक जिलेटिनस वॉल बन गई। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक पार्ट्स में डिवाइड हो गया और चारों तरफ क्या बन गई, जिलेटिनस वॉल बन गई। अब ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो एक स्ट्रक्चर है, ये इस एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस एक स्ट्रक्चर को बोलेंगे एकाइनिड, जो जर्मिनेट करके नया थैलस बनाएगा। अब यहाँ पे से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये जो थैलस है ये इस तरीके से अपने चारों पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और हर सेगमेंट के चारों तरफ जिलेटिनस वॉल बन जाती है, तो इस स्टेज में ये वाउचेरिया का थैलस एक एल्गी के जैसा दिखता है जिसका नाम है गोंग्रोसाइरा। ये एक एल्गी का नाम है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोंग्रोसाइरा स्टेज किस एल्गी में देखने को मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा, वाउचेरिया। वापस समझो क्या होता है गोंग्रोसाइरा। गोंग्रोसाइरा एक एल्गी का नाम है। जब वाउचेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकाइनिड्स के थ्रू होता है तो सेगमेंट्स जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इस सेगमेंट के चारों तरफ जिलेटिनस वॉल का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि ये जो एल्गी की ये स्टेज है वो अपीयर लुक देती है किसका, गोंग्रोसाइरा एल्गी का। समझ में आ गई बात। अब ये जो इस तरीके से आज अपन ने वाउचेरिया में थैलस स्ट्रक्चर देखा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।